नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजशीर की ओर बढ़ते हुए तालिबानियों को बड़ा झटका, 300 तालिबानी ढेर, कई बंदी। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष को दी जाएगी जानकारी। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, सिद्धू के सलाहकारों पर सांसद मनीष तिवारी ने कहा, क्या ऐसे लोग पार्टी में होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर लग सकता है प्रतिबंध, यूएपीए के तहत हो सकती है कार्रवाई। और यूएस सैनिकों की वापसी को जो बाइडेन ने बताया जायज, कहा यह निर्णय सही फैसले के रूप में इतिहास में होगा दर्ज। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद से ही पूरे मुल्क में भगदड़ की स्थिति है। अब तालिबान की नजर पंजशीर घाटी की तरफ है। ये वही क्षेत्र है जहां 20 साल पहले भी तालिबान कब्जा नहीं जमा सका था, जब पूरे मुल्क पर उसका शासन हुआ करता था। तालिबान ने ऐलान किया है कि उसके लोग अब पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरफ बढ़ने के दौरान ही उन्हें तगड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला बोला और 300 तालिबानियों को मार गिराया। पंजशीर घाटी विद्रोहियों का गढ़ रही है। कई तालिबानी बंदी भी बना लिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तालिबान का सप्लाई रूट भी बंद कर दिया है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि अंद्राब घाटी के एम्बुश जोन में फंसने और बड़ी मुश्किल से एक पीस में बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के एंट्रेंस पर फोर्स लगा दी है। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा करने में सफलता पाई है। विद्रोही सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हम अफगानिस्तान की रक्षा के लिए तैयार हैं और हम रक्तपात की चेतावनी देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो तालिबान टिकेगा नहीं। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ तालिबान की बर्बादी का कितना बड़ा संकेत है? देखिए, तालिबान चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था कि बस कब्जा करते ही सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, वो होती नजर आ नहीं रही। सरकार बननी थी, बन पा नहीं रही। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मना लेगा, अलग अलग जगहों से उनको मदद मिल जाएंगी। कुछ हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान की भी स्थिति खराब होती चली जा रही है इस चक्कर में। प्लस उनको ये भरोसा था कि वो प्रोपेगेंडा करके कि हम अब बदल गए हैं महिलाओं के ऊपर और बाकायदा हम 1995 वाले तालिबान नहीं हैं, तो हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए, लेजिटिमेट सरकार में हम लोग बना रहे हैं ताकि हमको तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनसे वो सारी सुविधाएं मिल जाएं, उनको वो पैसे मिल जाएं। वो सब बंद हो गए। चौथी समस्या ये हो रही कि हर जगह अफगानिस्तान के शहरों में विरोध हो रहा है। इनको लगा था कि बस कब्जा करते ही सारे लोग पिछली बार की तरह घर के अंदर बैठ जाएंगे, ये हुकूमत चलाएंगे, लेकिन हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, काबुल में निकल रहे हैं, बाकी दूर तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो झटका लग रहा है वो पंजशीर के इलाके में लग रहा है, जहां नेदरलैंड अलायंस जो है दिन ब दिन मजबूत होते चला जा रहा है। 300 तालिबानियों की बिल्कुल उसको एम्बुश करके मारा गया, क्योंकि ये लोग वो काम करने की फिराक में थे जो इनके आका लोग भी नहीं कर पाए थे। पंजशीर के ऊपर कभी किसी का कब्जा नहीं रहा। 300 तो अलग मारे गए। अब जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले ये खबर आ रही है वहां से कि फिर 50 जो तालिबानी आतंकी वो मारे गए, 20 को बंधक बना लिया गया है। वो भाग ही नहीं पा रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ताजिकिस्तान से पूरी मदद मिल रही है। तस्वीरें आ रही हैं कि पंजशीर में ये जो विरोधी जो अमरुल्लाह सालेह के लीडरशिप में जो वहाँ पे लोग दस्ते तैयार हो रहे हैं, उसमें हेलीकॉप्टर से नज़र आ रहे हैं, ताजिकिस्तान से आ रहा है, असलहा आ रहा है, मॉडर्न वेपनरी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं।
एक तो पैसा नहीं, आपस में फूट पड़ गई है। जो चीन और पाकिस्तान से जिस तरह की मदद की उम्मीद थी वो मदद मिल नहीं पा रही है, और इंटरनल जो विद्रोह जो उठ रहा है उससे तालिबान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुझे लग रहा है कि तालिबान इस बार काबुल पे कब्जा करके अपने ही गले के अंदर जो है उसने रस्सी लटका ली है। जी, तो जिस तरीके से तालिबान की मिट्टी पलीद हो रही है, इसका मतलब यही है कि तालिबान के पाप का घड़ा भर चुका था, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका टूटकर बिखरना तय हो जाता है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी। ये सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। दरअसल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में काफी निवेश कर रखा है। ऐसे में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने जा रहा है तो भारत सरकार की क्या रणनीति होने वाली है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए ही ऑल पार्टी मीट बुलाई जा रही है। डॉक्टर साहब, इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये मीटिंग जो बुलाई गई है ये प्रधानमंत्री मोदी का एक चक्रव्यूह है जिसमें सारे विपक्षी पार्टियां जो हैं उसमें फंस जाने वाली हैं। फंसेगी किस तरीके से? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से तालिबान काबुल पे कब्जा किया है तब से कई सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हमने $3 बिलियन जो है वहाँ पर निवेश किया, अब तालिबान की सरकार आ गई है तो हमको तालिबान को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। माने ये जो सेकुलर जमात है ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन गए हिंदुस्तान के अंदर। समाजवादी पार्टी के एक लीडर आकर के कहती वो आज़ादी की लड़ाई है, जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था उसी तरह से तालिबानियों ने अमेरिका को भगा दिया। तो इनके लिए मुल्ला उमर जो है महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं इनको। मदनी साहब की तरफ से जो देवबंद, जो सबसे बड़ा देवबंदियों का सीट है, तो वहां के दो बड़े बड़े लीडर अरशद मदनी, महमूद मदनी, दोनों तालिबान के फेवर में बयान देने लग गए। महमूद मदनी साहब तो समाजवादी पार्टी में बाकायदा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ओवैसी साहब अलग अपना राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे छुटभैये लीडर वो कह रहे हैं कि भाई सरकार कंफ्यूज है, सरकार की कोई नीति नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए तालिबान से बात कर लो। अब बताइए, सरकार ने कहा कि अच्छा रुको, आप लोग धीरे से आ जाओ, एक सर्वदलीय बैठक करते हैं और हिंदुस्तान का क्या रुख है इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब इसमें होगा ये कि सरकार साफ साफ कहने वाली कि हमारी प्रायोरिटी जो अफगानिस्तान में फंसे लोग हैं उसको पहले बाहर बुलाना, और आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये भारत की नीति है। तालिबान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये भारत की नीति है, ये हमारी विदेश नीति है। और उसके बाद अगर ये विपक्ष या इनके जो टुटपुंजिए लीडर्स हैं वो अगर ये कहेंगे कि भाई तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, तो इनके ऊपर देशद्रोही और देश के हित के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगेगा। और ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तालिबानी तो देवबंदियों के लोग हैं, देवबंदी मदरसे से तैयार होते हैं ये तालिबान। और इनको लगता है कि भाई यूपी के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व जो है वो देवबंदियों का होता है। तो अगर आप तालिबान के फेवर में बोलेंगे तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इन लोगों के फेवर में मुसलमान आ जाएंगे। तो ये इनकी राजनीति है। तो राजनीति का जवाब राजनीति से मोदी सरकार दे रही है कि एक बार वो क्लियर कर दिया जाएगा देश के सामने, इन पार्टियों के सामने, कि ये भारत का पोजीशन है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस भारत के पोजीशन के अलग जाकर के बयानबाजी देना बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर गलत मैसेजिंग जो है करना वो बंद करें। और इसी वजह से इस 26 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है उसके बाद से इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी।
जी, तो जाहिर सी बात है, बात एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को भी जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सबकी क्लास लेने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। नवजोत सिद्धू के सलाहकारों की ओर से कश्मीर और पाकिस्तान पर विवादित बयान के बाद से पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकारों से जवाब तलब किया है। सिद्धू ने सलाहकार मालविंदर सिंह मल्ली और प्यारे लाल गर्ग को पटियाला में अपने घर पर बुलाया है। सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान पर विवादित बयान दिए हैं। साथ ही इंदिरा गांधी का आपत्तिजनक स्केच भी शेयर किया है। खबर यह भी है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत इस मामले में सभी पक्षों से बात करेंगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता और पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सिद्धू के सलाहकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने ट्वीट किया, मैं कांग्रेस महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें कि जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक रुझान है, क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? ये उन सभी लोगों का मजाक है जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। डॉक्टर साहब, पंजाब कांग्रेस पर से संकट के बादल आखिर कब छटेंगे? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये बैट्समैन साहब जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये तो भस्मासुर हैं। ये जहां रहेंगे वो नष्ट करेंगे सब चीज़ों को। अब इन्होंने ये जो कारनामा है वो क्या है? चुनाव अभी होने वाले हैं, फॉर गॉड सेक इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है? इनके दो सलाहकार पता नहीं महापरम ज्ञानी, माने बड़े बड़े तो चले गए, और ये जो आए हैं नए नए जिन्होंने कह दिया कि कश्मीर अलग देश है। आप समझिए बयान क्या है कि कश्मीर अलग देश है जिसके आधे हिस्से पे हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है और आधे हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अरे गजब थ्योरी है ये। और ये सिद्धू के जैसे कॉमेडियन लीडर के ही लोग उसके सलाहकार, तो उन्होंने तो बयान दे दिया। ये नुकसानदेह भी है। और इंदिरा गांधी का भी एक कंट्रोवर्शियल कार्टून जो है उन्होंने शेयर कर दिया। तो अमरिंदर सिंह ने इस पे सवाल किया, मनीष तिवारी ने आपने जो ट्वीट किया। इसके बाद तलब किया गया किसके द्वारा? तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इन दोनों को तलब किया, अपने सलाहकारों को तलब किया। और तलब करने के बाद बातचीत जो हुई, बातचीत करके जो दोनों बाहर निकले, इन दोनों ने कहा कि हमने ये बात, हम अपने वाक्य से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी चीजों को जो है गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। अब पहला सवाल राहुल गांधी से कि अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो, इन दोनों सलाहकारों को बाहर नहीं फेंकते हो, तो क्या ये माना जाए कि ये नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक दिया गया बयान है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? क्योंकि वो एक ओहदे पे है। और अगर इस तरह की बातें अगर कोई कांग्रेस पार्टी में कर रहा है, तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी? और अगर एक्शन नहीं लेंगी तो इसका मतलब तो साफ है कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके दो चमचे इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा जाएगा कि भाई ये आदेश कहां से लिए हो? ये जो बाजवा के गले लग रहे थे, इमरान खान की तारीफ की पुलें बांध रहे थे, तुम पाकिस्तान की सरजमीन में जाकर के, तो कहीं तुमने तो नहीं कहा कि भाई ये बयान दे दो? क्या है अंडरहैंड डीलिंग? चुनाव के लिए क्या पैसे पाकिस्तान से आएंगे? ये क्या माजरा है? ये आर्टिकल 356 लग गया है, हटा दिया गया है, 35 को हटा दिया गया है। पूरा देश जान रहा है कि भारत जो है, कश्मीर जो है भारत का भिन्न अंग हो चुका है। और ये पता नहीं कहां से लोग, इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं और जो कहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल अलग अलग मुल्क है। तो ये तो मनीष तिवारी ने सवाल किया रावत साहब से, जो पंजाब के इंचार्ज हैं। सवाल ये तो पूछा जाना चाहिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से, जो कांग्रेस पार्टी की मालकिन है। इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि ये बताएं कि भाई आपका ही जो क्रिएट किया हुआ लीडर नवजोत सिंह सिद्धू, वो पाकिस्तान प्रेम उसके अंदर इतना छलक रहा है कि उसके सलाहकार भी अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
तो अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये कहना पड़ेगा कि भाई तो फिर ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल बयान है। जी, तो इस बात से ये साफ जाहिर हो गया है कि देश का गद्दार गैंग सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बैठा, बल्कि पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा गद्दार गैंग बैठा हुआ है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशकों से अलगाववाद का जहर घोल रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्र सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें कश्मीरी छात्रों को बेचने और उससे मिले पैसे का अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के सबूत मिलने के बाद अनैतिक गतिविधियों निवारण अधिनियम यूएपीए के तहत हुर्रियत पर शिकंजा कसा जा सकता है। पहले भी कई मामलों में हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक यूएपीए के अनुच्छेद 3(1) के तहत हुर्रियत पर कार्रवाई हो सकती है। इस अनुच्छेद के तहत अगर केंद्र सरकार को लगे कि कोई भी संगठन गैर कानूनी संगठन बन गया है तो उसे गैर कानूनी संगठन करार देकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये कार्रवाई किस तरीके से होगी? ये कार्रवाई की जो रिकमेंडेशन हुई है इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला होगा ये, क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान का जितने जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जेएनयू गैंग, ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये वामपंथी, ये सब के पेट में दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आप देखें कि बवाल मचेगा। फिर सरकार इनसे डरती है, इसलिए जो है अभी सिर्फ बाउंड्री ही खींच रही है। अदरवाइज इनकी जो गतिविधि है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है क्या? ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले कठपुतली हैं ये लोग। ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को सौंप देना चाहते हैं कश्मीर को। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आधा से ज्यादा लोगों के, जैसे उसमें यासिन मलिक की वाइफ तो पाकिस्तान में ही रहती है। ये पाकिस्तान परस्त लोग, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये तथा कथित अलगाववादी, इनकी क्रियाकलापें वो तो ऑलरेडी एंटी नेशनल है, इलीगल है, और इसलिए इनके ऊपर तो कार्रवाई इमीडिएटली हो जानी चाहिए थी। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हीं अलगाववादी, इसी हुर्रियत को, जब ये जो यूपीए की सरकार थी तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे इन लोगों को बुला करके जिलानी साहब, यासिन मलिक साहब, माने टेररिस्ट लोगों के हत्यारे, जिन लोगों ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के भगाया, उसका महिमा मंडन ये दलाल पत्रकार करते थे, यह अवार्ड वापसी गैंग। और इन्हीं लोगों के जरिए ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। ये फाइल नेटवर्क क्या है? कश्मीर के नाम पे जो धंधा चल रहा था, ये तमाम जो रिपोर्टें बनती है, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, अभी देखिए बहुत सारे लोग भीमा कोरेगांव के अंदर वो जेल में बंद हैं। इन सब का रिश्ता इन्हीं अलगाववादियों से, हुर्रियत से। तो आप माओवादियों को तो आपने बैन कर रखा है, और उनके साथ जिन लोगों के साथ मिलकर के माओवादी संगठन के लोग जो काम करते हैं उनको आपने खुला छोड़ रखा है अब तक। तो इनके खिलाफ तो बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई है, और इसलिए वहां पे ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार जिस मूड में है उसमें बहुत जल्द ही हुर्रियत के तमाम जो की कार्रवाई जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, संगठन को बैन किया जाएगा, और हुर्रियत का नाम लेने वाला कश्मीर के अंदर कोई नहीं होगा। जी, तो भारत सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, क्योंकि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए प्रेम छलकाते हैं उनकी वतन वापसी हो जानी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। रुक करते हैं आखिरी खबर का। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में गहराते संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुला लेने के अपने कदम का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में इसे जायज और सही फैसले के रूप में लिखा जाएगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले को दुनिया भर में निंदा की जा रही है। अमेरिकी नेताओं ने भी बाइडेन के फैसले की आलोचना की है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है अमेरिका का अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले को इतिहास के पन्नों में तार्किक और सही निर्णय के रूप में लिखा जाएगा। इससे पहले भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत निकी हेली ने अमेरिकी प्रशासन के सैनिकों की वापसी के फैसले की निंदा की। उन्होंने बाइडेन के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, जो बाइडेन के इस डिप्लोमेटिक बयान के क्या मायने हैं? देखिए, क्या मायने होंगे? ये कह रहे कि भाई हमने जो फैसला लिया इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भाई इतिहास जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, वर्तमान तो काले अक्षरों से लिखा जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका की साख जो है वो बिल्कुल गर्त में चली गई है। उधर वो भाषण दे रहे थे कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इधर तालिबान इनको धमकी दे रहा था कि 31 अगस्त तक अगर सारे अमेरिकी सेना वो वापस नहीं चले जाते हैं तो अमेरिका को बहुत ही खराब अंजाम भुगतना पड़ेगा, मतलब फिर हमला होगा उनके ऊपर भी। आप दुम दबा करके भाग गए और उसको आप बहादुरी का नाम दे रहे हो। आपने तमाम अफगानियों को जो आपकी बातों, आपके वादों, आपके भरोसों पे आपके साथ सरकार में काम किया, उसको आपने अनाथ छोड़ दिया। आपने न डेमोक्रेसी वहां पनपने दी, न तालिबान को खत्म किया, न आतंकवाद को खत्म कर पाए, तो आप यहां आए किस लिए थे? तो ये अधकचड़ा फैसला जिसका न कोई सिर है न पैर है और पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक मुकाम है कि जो बाइडेन ने एक अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क को आतंकवादियों के हाथ सौंप दिया। सिर्फ हाथ, उसको उसकी सत्ता ही नहीं सौंपी, वहां से सिर्फ ये कायरों की तरफ भागे ही नहीं, बल्कि आपने अपने तमाम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी आप वहां से निकाल नहीं पाए, आतंकवादियों के हाथ आपने दे दिया। अब उसका क्या इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, ये इतिहास में दर्ज होगा। जो बाइडेन को ये पता नहीं है कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान अगर आतंकवादियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है तो अमेरिका के ऊपर जब अगला हमला आतंकवादी का होगा, उसकी प्लानिंग, उसकी रूपरेखा, उसकी ट्रेनिंग, सब कुछ अफगानिस्तान में मुहैया यही तालिबान करवाएंगे, जिसके साथ ये चोरी चोरी चुपके चुपके दोहा में मीटिंग कर रहे थे। तो ये बाइडेन सरकार, बाइडेन ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अमेरिका की साख अफगानिस्तान की वजह से खाक में मिल चुकी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।